लिन मिंग को तैयारी में थोड़ा समय लगा और फिर ड्राइंग प्रक्रिया शुरू हुई। लिन मिंग इन शिलालेख प्रतीकों को बनाने में तेजी से कुशल हो गए थे, लेकिन क्योंकि यह उनका पहली बार उच्च श्रेणी के मानव चरण वाले खजाने के शिलालेख के साथ काम करना था, वह सामान्य से थोड़ा धीमा था। कुल मिलाकर उसने आधे घंटे का समय उपयोग किया था। जैसे ही उन्होंने शिलालेख प्रतीक के अंतिम रून को एक सांस में पूरा किया, लगभग 100 चमकदार रून एक लौ चिन्हित शिलालेख प्रतीक में एकत्रित हो गए जो उच्च श्रेणी के मानव कदम वाले खजाने की तलवार पर गिरे। झांग गुआन्यू ने खजाने की तलवार उठाई और उसका परीक्षण किया। उन्होंने इसमें अपना असली सार डाला और पाया कि इसमें वास्तव में सच्चे सार की मात्रा 43% बढ़ी है। बाद में सच्चा सार शिलालेख के कौशल में समा गया। यह बस एक शानदार शक्ति थी। हा, अच्छी तलवार, झांग गुआन्यू हंसे। ये लिन मिंग बहुत बेकार है। मैं वास्तव में ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अब से 4 महीने बाद लिन मिंग को कैसे पछतावा होगा जब उसे इस खजाने की तलवार के ब्लेड के नीचे दुख में लाया जाएगा जिस पर उसने व्यक्तिगत रूप से एक शिलालेख प्रतीक रखा था। मैं उसकी अभिव्यक्ति और उसके मन के टूटने के तरीके का आनंद लेने जा रहा हूं। जब मैं इस तलवार का उपयोग करता हूं और उसे दिव्य बबूल शक्ति की सबसे खतरनाक चालें दिखाता हूं तो मैं उसकी अभिव्यक्ति और मन की स्थिति को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उचित अवसर पाकर मैं उसे इतना भयंकर घाव दूंगा कि उसकी खेती भी छूट जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि आप 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य परीक्षण को कैसे पास करेंगे। हालांकि झांग गुआन्यू को यह नहीं पता था कि लिन मिंग वास्तव में इसी तरह के विचार रख रहे थे। लिन मिंग ने झांग गुआन्यू को शिलालेख के उस कौशल को विकसित करते हुए देखा और आंतरिक रूप से उपहास किया। ये झांग गुआन्यू कितना मूर्ख है। उसने वास्तव में मेरी काफी मेहनत बचाई है। मैं 4 महीने बीतने का इंतजार करूंगा, ये देखने के लिए कि इन 2 शारीरिक शिलालेख प्रतीकों के कारण झांग गुआन्यू को मेरे हाथों कितनी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। ये कितने अफसोस की बात होगी कि झांग गुआन्यू को अपनी हार का कारण कभी पता नहीं चलेगा, और 5वें स्तर का दुष्ट जानवर का खून जो वह मेरे पास लाया था, वह उसके पतन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। मैं उसकी अभिव्यक्ति देखना चाहता हूं जब मैं उसके शरीर पर सबसे क्रूर मार्शल कौशल पल्स कटिंग पाम का उपयोग करता हूं। मैं न केवल उसके शरीर के सारे शिरोबिंदु तोड़ दूंगा बल्कि उसकी पौरुष शक्ति भी नष्ट कर दूंगा। फिर मुझे आश्चर्य है कि जब आप एक महिला के साथ होंगे तो आप अपनी उस दिव्य बबूल शक्ति को कैसे विकसित करेंगे। हालांकि इन दोनों लोगों के विचार शैतानी रूप से अंधकार में थे, लेकिन सतह से यह बताना असंभव था। विशेष रूप से झांग गुआन्यू, उनकी शानदार मुस्कान चरम सीमा तक चमक रही थी। सही, मिस्टर लिन, मुझे लगता है कि लैन यूनियो के बारे में मिस्टर लिन के साथ कुछ गलतफहमियां थीं। मिस लैन के मामले में, मैं उस समय मिस लैन को श्रद्धांजलि देने के लिए उनसे मिलने गया था, और ऐसा लगता है कि मिस्टर लियाओ बहुत उत्साहित थे और उन्होंने मेरे इरादों को गलत समझा। क्या वह सही है? तो यही मामला है, लिन मिंग ने अपने दिल में व्यंग्य किया। वह चाहता था कि झांग गुआन्यू जो कुछ कर रहा है उसमें उसे अच्छी किस्मत मिले। मुझे सच बोलने दो, मैं वास्तव में मिस लैंड की प्रशंसा करता हूं, अन्यथा मैं वहां नहीं जाता। आह, जो खूबसूरत लड़कियां मुझे पसंद हैं, उनके प्रति मैं कभी गुप्त साधनों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं केवल उनका पीछा करूंगा। जैसे ही झांग गुआन्यू ने यह कहा, एक क्रोधित आवाज अचानक गूंज उठी। झांग गुआन्यू, क्या तुम्हें चेहरे की भी परवाह नहीं है? शुद्ध हृदय वाली वांग युहान आखिरकार सहन करने की सीमा तक पहुंच गई थी। वह तुरंत इस जानवर को मानव त्वचा में मारना चाहती थी। हालांकि झांग गुआन्यू की खेती पहले से ही इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी कि वह वांग युहान की पूरी तरह से उपेक्षा करने में सक्षम था। उन्होंने आत्मसेवा करते हुए कहा, पहले मैंने सुना था कि मिस्टर लिन को उन लोगों के साथ दांव लगाना पसंद था जिनके साथ उन्होंने द्वंद्व किया था, जैसे वांग यानफेंग, झांग कांग इत्यादि। तो फिर
मिस्टर लिन के विरुद्ध मेरे इस मैच के साथ हम जुए का दांव भी लगाए तो कैसा रहेगा? इसके बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर लिन को सामग्री की जरूरत है और मेरे पास बस एक है, 7 स्टार अयस्क। क्या होगा अगर मैं इसका उपयोग मिस्टर लिन के साथ शर्त लगाने के लिए करूं कि मिस लैंड किसकी है? अगर मैं हार गया तो मैं 7 स्टार अयस्क को मिस्टर लिन को सौंप दूंगा और मैं मिस लैंड को दोबारा परेशान नहीं करूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं 7 स्टार अयस्क भी मिस्टर लिन को सौंप दूंगा, लेकिन मिस लैंड के मामलों के बारे में मिस्टर लिन फिर से उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं उसका दिल हिला पाऊंगा या नहीं, ये केवल मेरी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। इसलिए परिणाम की परवाह किए बिना 7 स्टार अयस्क मिस्टर लिन को दिया जाएगा। लेकिन केवल अगर मिस्टर लिन हार जाते हैं तो मिस्टर लिन फिर कभी मिस लैंड के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी क्षमता से लैन यून्यू के दिल को हिलाओ। लिन मिंग चमककर मुस्कुराईं। ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो, ये झांग गुआन्यू अपने मार्शल आर्ट के दिल पर हमला करने के लिए लैन यून्यू का उपयोग करना चाहता था। यदि अब से 4 महीने बाद वह युद्ध में हार गया तो ये हार इतनी भयानक और भयावह होगी कि वह शर्म के मारे गर्व से अपना सिर भी नहीं उठा पाएगा। उन्होंने झांग गुआन्यू को जवाब देते हुए व्यंग्य किया, भले ही मैं तुम्हें हराने के लिए आश्वस्त हूं, फिर भी मैं शर्त लगाने के लिए कभी भी किसी महिला का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लैन यून्यू का पहले से ही मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह किससे शादी करेगी यह उसकी अपनी पसंद है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका नैतिक चरित्र अच्छा था और आपने लैन यून्यू को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो ठीक है, लेकिन अगर आप लैन यून्यू पर अतिक्रमण करके मुझसे निपटने की योजना बनाते हैं तो मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये सच है कि मेरे पास कई सामग्रियों की कमी है, लेकिन मुझे एलाइड ट्रेड एसोसिएशन की न तो जरूरत है और न ही कभी पड़ेगी। यदि मुझे वह नहीं मिल पाता जिसकी मुझे आवश्यकता है तो यह मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात है। अब आप यहां से निकल सकते हैं। ये सुनकर झांग गुआन्यू की अभिव्यक्ति अंततः डूब गई। ओह, ऐसा लगता है कि तुमने सचमुच मुझसे जीतने की ठान ली है। अच्छा, बहुत अच्छा। झांग गुआन्यू, तुम्हें लगता है कि अब से 4 महीने बाद तुम मुझे कुचल दोगे, इसलिए मैं असफलता से उबर नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या संयोग है, मेरा भी यही इरादा है। समय आने पर देखते हैं कौन किसको दबा रहा है। हा, बहुत अच्छा। चूंकि यह मामला है, अब से 4 महीने बाद मुझे तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा होगा। झांग गुआन्यू ने अपनी लंबी तलवार प्राप्त की, अपनी आस्तीनें झटकी और चला गया। लिन मिंग ने झांग गुआन्यू की धमकियों के बारे में बहुत कम सोचा। उसने एक सच्चा सार पत्थर निकाला और अपने असली सार को पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार किया। इस समय वांग यूहान ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, मिस्टर लिन, आप बहुत लापरवाह थे। हालांकि 5वें स्तर के दुष्ट जानवर का खून दुर्लभ है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता। अगर हम कुछ दिन इंतजार करते तो ठीक होता, लेकिन आपने वास्तव में उस घृणित झांग गुआन्यू को उसकी खजाने की तलवार पर एक प्रतीक अंकित करने में मदद की। यहां तक कि पूरे हुलुओ राष्ट्र में भी शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी क्षमता का शिलालेख प्रतीक बना सके। झांग गुआन्यू ने संभवतः कई महीनों तक दिव्य बबूल शक्ति की खेती की है। इन महीनों में न जाने कितनी औरतें उसकी जागीर में गई हैं। ये जानना असंभव है कि उसकी ताकत कितनी आगे बढ़ गई है। मिस्टर लिन, आप। वांग यूहान वास्तव में चिंतित थे। झांग गुआन्यू और लिन मिंग के बीच यह लड़ाई निश्चित रूप से एक डेथ मैच होगी। यदि वह हार गया तो उसे वास्तव में बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। झांग गुआन्यू लंबे समय से अपनी भयावह और क्रूर रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। अगर लिन मिंग को कुछ हो गया। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस वांग, कृपया आश्वस्त रहें कि मैं ये सब अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन
मुझे लगता है कि वांग यूहान को समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। वह जानती थी कि लिन मिंग लगातार उसके सामने चमत्कार पैदा करती है। उसने सोचा कि लिन मिंग के संबंध में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन लिन मिंग की निजी सुरक्षा से जुड़े इस द्वंद्व में वांग यूहान चिंतित थे, डर रहे थे कि क्या होगा। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद मिस वांग। सच तो ये है, अगर मैं वास्तव में झांग गुआन्यू के लिए उपयुक्त नहीं हूं, तो मैं आसानी से हट जाऊंगा। मुझे डर है कि आज दोपहर को कोई और नहीं आ रहा है, मैं पहले वापस जाऊंगा। लिन मिंग ने इन दिनों केवल उच्च गुणवत्ता वाले शिलालेख प्रतीकों को चित्रित किया। हालांकि वह ऐसा तभी तक करेगा जब तक कोई सूची में दुर्लभ सामग्रियों में से एक लाएगा। सामग्रियां अब कम होती जा रही थीं और उन्हें ढूंढने वाले ग्राहक भी कम होते जा रहे थे। इसलिए पिछले कुछ दिनों में लिन मिंग को केवल कुछ ही नौकरियां मिली थीं। उन्होंने अपना अधिकांश समय खेती करने में बिताया। लिन मिंग का सारा समय 7 प्रमुख हत्या समूहों में व्यतीत हुआ ताकि वह धीरे धीरे हवा की अवधारणा के बारे में अधिक जागरूक हो सके। अब लिन मिंग ने कठिनाई को 6ठे स्तर से बढ़ाकर 7वें स्तर तक कर दिया था, लेकिन फिर भी वह तब भी हर दिन हिंसक पवन सुरंग में अभ्यास करता था जब तक कि उसकी उपस्थिति दयनीय न हो जाए। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के कई शिष्यों को इस अजीब घटना के बारे में पता था। जैसे ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की इस सदी की प्रतिभा ने केवल 7 कठिनाई स्तरों पर हिंसक पवन सुरंग में प्रवेश किया, उसे तब तक पीटा जाएगा जब तक वह काला और नीला न हो जाए। इस तरह का मामला बिल्कुल अकल्पनीय था। जो लोग लिन मिंग से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने कहा कि लिन मिंग की नींव ठोस नहीं थी और उनका निचला शरीर अस्थिर था। हालांकि जो लोग इस विचार को रखते थे वे लिन मिंग कट्टरपंथियों की भारी मात्रा में झागदार लार से पूरी तरह से डूब गए थे। क्या उन अपमानजनक बेवकूफों ने नहीं देखा कि लिन मिंग युद्ध के मैदान में पहाड़ की तरह कैसे गतिहीन थे? उन्होंने किस आंख से देखा कि लिन मिंग का निचला शरीर अस्थिर था? इन पागल प्रशंसकों का मानना था कि लिन मिंग अभ्यास करने के लिए किसी प्रकार की विशेष विधि का उपयोग कर रहे थे। लेकिन प्रशिक्षण का यह विशेष तरीका वास्तव में क्या था? कोई भी वास्तव में इसकी व्याख्या नहीं कर सका। लिन मिंग की वेदी पर पूजा करने वाली एक छोटी लड़की ने समझना चाहते हुए अपनी भारी छाती थपथपाई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन मिंग निश्चित रूप से अपनी गेट हिट क्षमता का अभ्यास कर रहे हैं। किसी के शरीर पर तेज हवा चलने देना ताकि वे बार बार दीवार से टकरा सकें। गेट हिट क्षमता के लिए यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। इस तरह के हास्यास्पद तर्क के साथ आने के लिए उस युवा लड़की के पास वास्तव में एक ज्वलंत कल्पना थी। यह राय तेजी से फैली। इस अफवाह के संबंध में लिन मिंग केवल मुस्कुराने पर मजबूर कर सके। वह प्रचार नहीं चाहता था, लेकिन इस तथ्य को छुपाना असंभव था कि हिंसक पवन सुरंग में दीवारों से टकराने की चोट के कारण वह काला और नीला हो रहा था। भले ही उसके पास बहुत अच्छी उपचार दवा हो, फिर भी यह सोचना व्यर्थ था कि उसके सभी घाव और चोटें तुरंत ठीक हो जाएंगी। वह केवल अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को अपने कमरे में वापस ला सकता था, औषधीय स्नान में भिगो सकता था, और फिर शाम का समय चोटों को हटाने और छिपे हुए घावों को ठीक करने के लिए ले सकता था। हालांकि लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि 1 महीने बाद तक लिन मिंग की चोटें कम होती जा रही थीं। यहां तक कि कठिनाई भी बढ़ती जा रही थी। लिन मिंग ने कठिनाई के 9वें स्तर की शुरुआत की थी, लेकिन कई घंटों तक अंदर रहने के बाद वह बिना किसी चोट के बिल्कुल सही स्थिति में बाहर आ गए थे। एक सामान्य स्वर्गीय निवास शिष्य के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था। लिन मिंग की रैंकिंग वाले किसी व्यक्ति के साथ वे कठिनाई के 10वें स्तर को आसानी से संभालने में सक्षम होंगे। लेकिन लिन मिंग के उत्साही लिनमेनियाक्स के लिए उनकी पहली धारणा ये थी कि वह सर्वशक्तिमान गेट हिट क्षमता का अभ्यास कर रहा था। उसने हवा की ताकत का विरोध करने के लिए किसी भी वास्तविक सार या शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया और अपने शरीर को बार बार और बेतहाशा दीवारों से टकराने दिया। चूंकि अब वह इस स्थिति तक पहुंच गया था कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी,
तो क्या अब उसका सिर तांबे का बना था? उन्हें डर था कि अगर यह सच है, तो लिन मिंग पहले से ही सभी क्षति के लिए अजेय हो गया था। लेकिन अगर ऐसा होता, तो लिन मिंग केवल कठिनाई के 9वें स्तर को ही क्यों खोलते? आपको क्या लगता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन वास्तव में अंदर क्या कर रहे हैं? उन्होंने केवल कठिनाई का 9वां स्तर खोला। यदि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन ने अपनी असली ताकत प्रदर्शित की, तो वह हवा केवल उन्हें गुदगुदी करेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन अपनी गेट हिट क्षमता विकसित कर रहे हैं। आपको बस विश्वास नहीं है। वह युवा लड़की जिसने सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, उन लोगों पर अपना असंतोष दिखाते हुए, जिन्होंने उस पर संदेह करने का साहस किया था, घुरघुराने लगी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन की गेट हिट क्षमता बहुत उग्र है, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 9वें स्तर की उस शक्तिशाली हवा ने उसे दीवार से टकरा दिया, और फिर भी उसे एक भी चोट नहीं आई। उसका शरीर अब केवल स्टील बन गया है। वह सभी के लिए अजेय है। हम्फ, यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप भूल गए कि उसने झांग कैंग की कृपाण को बचाने के लिए अपनी खाली हथेली का इस्तेमाल किया था? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया था। यही कारण था कि जू यान वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन मिंग से हार गए। जो शिष्य बोल रहा था, वह बहुत सी बातों से परिचित लग रहा था। इस समय एक अन्य व्यक्ति ने भी टिप्पणी की, क्या आपने देखा है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन के कपड़े जब हिंसक पवन सुरंग के अंदर और बाहर जाते हैं तो केवल थोड़ा सा नुकसान होता है? इसके बाद तीसरे शिष्य ने अनजाने में अन्य दो को याद दिलाया। इन दोनों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। हाँ, जब लिन मिंग अंदर बाहर गया था, तो उसने वही कपड़े पहने थे। उसके कपड़े थोड़े ही खराब हुए थे, इसलिए उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जानना आवश्यक था कि जब हिंसक पवन सुरंग कठिनाई के 9वें स्तर पर पहुंच गई, तो एक सामान्य शिष्य तेज हवाओं का विरोध करने के लिए अपने वास्तविक सार और ताकत पर भरोसा कर सकता था। हालांकि, क्योंकि हवा की गति बहुत तेज थी, उनके शरीर के कपड़े फट जाएंगे। जब हिंसक पवन सुरंग कठिनाई के 9वें स्तर पर पहुंच गई, तो एक सामान्य शिष्य तेज हवाओं का विरोध करने के लिए अपने वास्तविक सार और ताकत पर भरोसा कर सकता था। हालांकि, क्योंकि हवा की गति बहुत तेज थी, उनके शरीर पर कपड़े अभी भी फटे होंगे। इसके तुरंत बाद उनके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। यदि वे कठिनाई के 10वें स्तर को चुनते, तो उनके कपड़े तब तक पूरी तरह से अलग हो जाते जब तक कि वे पूरी तरह से नग्न न हो जाएं। लेकिन लिन मिंग के कपड़े थोड़े ही क्षतिग्रस्त हुए थे। उसे उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो बस एक अकल्पनीय मामला था। हिंसक पवन सुरंग में तेज हवा ड्रैगन और बाघों की दहाड़ की तरह थी। कठिनाई के 9वें स्तर पर 10 फीट लंबे लुढ़कते हुए पत्थर थे जो बेतरतीब ढंग से इधर उधर गिरे हुए थे। हवा में नृत्य करते समय लिन मिंग का शरीर तेज आंधी में भारहीन लग रहा था। अजीब बात यह थी कि भले ही बवंडर विनाशकारी जानवरों के झुंड की तरह थे, लिन मिंग का शरीर केवल धीमी गति से चल रहा था, जैसे कि वह एक मछली थी जो एक शक्तिशाली धारा के खिलाफ तैर रही थी। लिन मिंग की आंखें पूरे समय बंद रहीं। उसने अपने दिल और आत्मा से ठंडी हवा की ताकत को महसूस किया। मिस्ट्रल हवा में खुद को संतुलित करते हुए अपने शरीर को स्थिर किया। लिन मिंग पर जो हवा गिरी वह स्वाभाविक रूप से उसके चारों ओर फैल गई। अचानक लिन मिंग के चारों ओर एक शक्तिशाली हवा का भंवर दिखाई दिया, जिससे उसका शरीर हिल गया और एक चट्टान की ओर गिर गया। इस तरह की जबरदस्त हवा के तहत अगर कोई सामान्य व्यक्ति चट्टान से टकराता तो उसे तुरंत दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ता। यहां तक कि एक विसरा ट्रेनिंग स्टेज मार्शल कलाकार भी गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। लेकिन जैसे ही लिन मिंग इस चट्टान के पास पहुंचे, उन्होंने अचानक अपनी आस्तीन लहराई और चट्टान के ऊपर से बहने वाली हवा का अनुसरण किया। जब लिन मिंग हवा में रुकने से पहले इस चट्टानी दीवार को पार कर गए तो उनके शरीर पर सुंदर चाप बना।
ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन के साथ लिन मिंग पानी में मछली की तरह हिंसक पवन सुरंग में मंडराता जा रहा था। जब तक वह अपने सच्चे सार का उपयोग करता था, उसके पैर जमीन को नहीं छूते थे और वह हवा के माध्यम से तैरने में सक्षम था। केवल जब उसका असली सार समाप्त हो जाएगा तो वह जमीन पर गिरेगा। उसके बाद लिन मिंग ने कठिनाई का 10वां स्तर खोला, लेकिन वह अभी भी हवा में मजबूती से अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम था। भले ही अचानक बवंडर से अशांति आ गई हो, लिन मिंग अभी भी अपना फॉर्म बनाए रखने में सक्षम था। वह बिल्कुल पतंग जैसा था। अपने ऊपर चल रही तेज हवा के बावजूद वह हमेशा हवा में उड़ रहा था। कई दिनों के बाद लिन मिंग ने तेज हवा का सामना करते हुए सभी प्रकार की विभिन्न गतिविधियां करना शुरू कर दिया। हवा की कोमल शक्ति को उधार लेते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शुरुआत में लिन मिंग की गति धीमी थी और उसकी गति की सीमा सीमित थी। अगले दिन उसकी गति बढ़ गई थी और उसकी गति का दायरा दर्जनों फीट तक बढ़ गया था। इसके बाद लिन मिंग की गति हर दिन बढ़ती गई। कार्रवाई का वह क्षेत्र जिसे वह हिला सकता था, पूरे हिंसक पवन सुरंग को घेरता था, यहां तक कि हिंसक पवन सुरंग की अंतरतम गहराई तक भी पहुंचता था, जहां यह सबसे संकीर्ण थी। 10 दिन बाद लिन मिंग ने हवा की अवधारणा की बुनियादी समझ हासिल कर ली और आधिकारिक तौर पर गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड की पहली परत में प्रवेश कर लिया। अब लिन मिंग अपनी इच्छानुसार हिंसक पवन सुरंग में कहीं भी जाने में सक्षम था। हवा भी उस पर जरा सा भी असर नहीं कर पा रही थी। मैंने इस महीने के सभी 120 घंटे गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड को विकसित करने के लिए 7 प्रमुख हत्या समूहों में बिताए हैं। सौभाग्य से मेरी गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड छोटी सफलता के स्तर पर पहुंच गई है। कल से मुझे विधर्मी ईश्वर बल और पल्स कटिंग पाम का अभ्यास करना चाहिए और साथ ही परिवर्तनकारी मांसपेशी चरण में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। लिन मिंग पहले ही चरम विसरा प्रशिक्षण चरण पर पहुंच चुके थे। हालांकि उन्होंने अल्टाइंग मसल स्टेज तक पहुंचने के लिए समय अलग नहीं रखा था। इन दिनों उन्होंने अपनी शिलालेख तकनीक का अभ्यास किया था और उस दौरान वह अक्सर अपने सभी वास्तविक सार को खत्म कर देते थे। इसके बाद वह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की परिक्रमा करते हुए अपने ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश करेगा। इस प्रकार की चरम स्थिति के तहत यह उनके ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छी खेती थी। लिन मिंग की प्रतिभा औसत थी, लेकिन फिर भी वह जल्द ही अल्टाइंग मसल स्टेज तक पहुंचने में सक्षम होंगे। ये सब ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला और उनके अलौकिक मार्शल इरादे के लिए धन्यवाद था। जैसे ही वह झो पर्वत के पीछे के पहाड़ों से गुजरा, लिन मिंग द्वारा उठाए गए हर आकस्मिक कदम के साथ वह दर्जनों फीट पार करने में सक्षम था। उसके पैर की उंगलियां घास की पतली पत्तियों को धीरे से थपथपाती थी और वह आकाश में उड़ जाता था। अपने वास्तविक सार को घुमाकर वह तेजी से हवा में उठने में सक्षम था। इस तरह वह 20 फुट की दीवार को भी आसानी से पार कर सकता था। अपने शरीर पर जरा सा भी भार न होने से हल्का महसूस करते हुए लिन मिंग को बहुत खुशी महसूस हुई। हवा की यह अवधारणा बहुत अद्भुत है। आमतौर पर जब एक मार्शल आर्टिस्ट मूवमेंट मार्शल कौशल विकसित करता है, तो यह उनकी गति को बढ़ाने के लिए उनके वास्तविक सार और शारीरिक शक्ति के समन्वय पर निर्भर करेगा। एक बार जब वे ऊपर कूद गए, तो वे अपनी गति बनाए नहीं रख पाएंगे और अनिवार्य रूप से धीमी हो जाएंगे। लेकिन हवा की इस अवधारणा के साथ मैं वास्तव में हवा के बीच में अपनी गति बढ़ा सकता हूं। अगर मैं गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड को तीसरी या चौथी परत तक विकसित कर सकता हूं, अगर मैं इसे अपने बढ़ते हुए मोटे सच्चे सार के साथ जोड़ दूं, तो मैं उड़ने में सक्षम हो सकता हूं। आमतौर पर केवल एक जियांटियन स्टेज मास्टर के पास ही उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन जब तक मैं पल्स कंडेंसेशन पीरियड हासिल कर लेता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। जैसे ही लिन मिंग अपने उत्साह में डूबा हुआ था,
लिन मिंग के सामने एक ध्वनि संचारित ताबीज जल उठा और लिन मिंग के दिमाग में वांग यूहान की मधुर आवाज सुनाई दी। मिस्टर लिन, आखिरकार हमें वे सभी सामग्रियां मिल गईं जो आप चाहते थे। ये समाचार सुनकर लिन मिंग आनंदित हुए। यह दोहरा जश्न था। वह अंततः शरीर शिलालेख प्रतीक बनाना शुरू कर सका। लिन मिंग ने सीधे इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन की ओर रुख किया। कई निर्धारित शिलालेख प्रतीकों को पूरा करने के बाद अंततः उन्हें वे सभी सामग्रियां प्राप्त हुई जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। सामग्री क्राउन प्रिंस, इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन और स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर कई शक्तिशाली परिवारों के प्रभाव के संयुक्त प्रयासों से एकत्र की गई थी। सामग्रियों की यह राष्ट्रव्यापी खोज अंततः लगभग पूरे 1 महीने के बाद समाप्त हो गई थी। इन सामग्रियों के लिए क्राउन प्रिंस, इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन और विभिन्न प्रमुख परिवारों ने जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों की भारी मात्रा में खर्च किया था। जब वह इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन से सामग्री एकत्र कर रहे थे, तो लिन मिंग को सैकड़ों हजारों सोने की कहानियों की सामग्री के ढेर देखकर एक निश्चित आत्मसंतुष्टि का एहसास हुआ। लिन मिंग को शुरुआत करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि उसकी वर्तमान मानसिकता शरीर शिलालेख प्रतीक को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। शरीर शिलालेख चिन्ह अतुलनीय रूप से बहुमूल्य था। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा और वह बिल्कुल भी जरा सी भी लापरवाही नहीं बरत सकता। एक बार जब लिन मिंग ने सभी सामग्रियां एकत्र कर लीं, तो उन्होंने सबसे पहले एक झपकी ली। जागने के बाद उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया और बाहर परेशान न करें पट्टिका लगा दी। उसने अपने हाथ धोए, धूप जलाई, स्नान किया और अंत में ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश किया। वह लगभग आधे घंटे तक ध्यान में बैठे रहे और जब उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया तो उन्होंने आराम किया। ऐसी कई मार्शल आर्ट थीं जो एक शीर्ष स्तरीय साधना पद्धति प्राप्त करने के बाद एक समान समारोह का अभ्यास करती थीं। यह उनका ध्यान भटकाने वाली बातों को दूर करने और उनके मन को शांत करने के लिए था। लेकिन जब तक वे भिक्षु न हों, ऐसी शीर्ष स्तरीय साधना पद्धति का सामना करते हुए जो उनके पूरे जीवन के भाग्य को प्रभावित कर सकती थी, कौन वास्तव में शांत रह सकता था? हालांकि लिन मिंग का दिल का स्वभाव एक सामान्य मार्शल कलाकार की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध था। अपने अलौकिक मार्शल इरादे के समर्थन से वह अपनी स्थिति को इसकी सही स्थिति में समायोजित करने में सक्षम था, ताकि उसका दिल और दिमाग अकेले ही एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सके। जब लिन मिंग ने अंततः ध्यान से अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उन्होंने पहली सामग्री 7 स्टार अयस्क लिया और उसे पीसा, निकाला और मिश्रित किया। उन्होंने जिन उपकरणों का उपयोग किया, वे सबसे अच्छे उपकरण थे जो इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के भीतर पाए जा सकते थे। ये काले चांदी के शिलालेख उपकरण कम से कम सामग्री की प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या बदल नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि ये उपकरण आत्मिक बल के साथ मिलकर पूरी तरह से काम करने में सक्षम थे, ताकि एक शिलालेख मास्टर सामग्री में किसी भी बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सके। इन काले चांदी के औजारों में से प्रत्येक का मूल्य एक खजाने के समान था। शिलालेख उपकरणों के पूरे सेट का मूल्य 20,000 स्वर्ण टन से अधिक था। उपकरणों का यह सेट इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन की ओर से लिन मिंग को एक उपहार था। जैसे ही उन्होंने सामग्रियों को संसाधित किया, लिन मिंग पहले से ही शिलालेख तकनीक की दुनिया में पूरी तरह से डूब गए थे। उसके हाथ से निकला प्रत्येक शिलालेख चिन्ह एक जीवित आत्मा की तरह था जो बाहर कूद गया था। इस महीने भर के अभ्यास के कारण लिन मिंग अपनी आत्मा की शक्ति को पहले की तरह स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। वह अपनी आत्मिक शक्ति को बाल पतले धागों में विभाजित कर सकता था और सामग्रियों को एक साथ निर्देशित कर सकता था ताकि प्रत्येक एक सुंदर शिलालेख प्रतीक बन सके। यह एहसास बर्फ पर फिसलने जैसा था। द्रव प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं थी। लिन मिंग पहले से ही पूरी तरह से उत्साह के दायरे में डूबा हुआ था। इस अवस्था में वह कौशल की अभूतपूर्व चरम सीमा पर पहुंच गया था। सूरज डूब गया, चांद उग आया,
तारे गिर गए और भोर के गुलाबी बादलों ने नए दिन को प्रतिबिंबित किया। लिन मिंग ने अनजाने में पूरी रात के लिए शिलालेख चिन्ह खींचा था। अतीत में वह बहुत ही कम समय में प्रतीकों और रेखाओं को पूरा करने में सक्षम थे, लेकिन अब प्रत्येक प्रतीक और रेखा को बनाने में कम से कम एक अगरबत्ती का समय लगता है। इन जटिल संरचनाओं को चित्रित करने में उन्होंने बहुत सावधानी से काम किया। इस अवधि में लिन मिंग भी कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने पहले ही इस स्थिति का अनुमान लगा लिया था। उसने आखिरी के लिए सबसे कीमती सामग्री छोड़ दी थी, बाकी सभी चीजों के लिए बैकअप थे। अनजाने में लिन मिंग की आत्मिक शक्ति पहले ही उसकी प्राकृतिक सीमा को पार कर चुकी थी। हालांकि क्योंकि उसकी आत्मा इतनी उच्च एकाग्रता की स्थिति में थी, लिन मिंग आत्म सम्मोहन की स्थिति में प्रवेश कर गया था। उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे अपनी आत्मिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति बेहद खतरनाक भी थी, क्योंकि वह उस सीमा से आगे निकल चुका था जिसे उसका शरीर सहन कर सकता था। भूकंप की कहानियां थीं, जहां बच्चे दहते खंडहरों में फंस जाते थे, लेकिन मात्र प्रेम के कारण एक बच्चे की मां एक ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होगी और 1000 जिन्स के वजन वाली गिरी हुई दीवारों को अचानक उठा लेगी और इस प्रकार अपने बच्चे को बचा लेगी। ऐसा संभव होने का कारण आत्म सम्मोहन था। अंत में मां अक्सर अपने शरीर पर लगाई जा सकने वाली सीमाओं को पार कर जाती थी और वह विकलांग हो जाती थी या मर भी जाती थी। समय एक सेकंड बीतता गया, जब तक कि सुबह नहीं हो गई। लिन मिंग ने आखिरी प्रतीक तैयार कर लिया था जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही उसने अपने हाथों को इकट्ठा किया, हवा में जटिल शिलालेख प्रतीक परत दर परत अपने आप पर थोपना शुरू कर दिया, जब तक कि यह एक काल्पनिक संपूर्ण नहीं बन गया। इसने एक चमकदार रोशनी भेजी जैसे कि यह एक नवजात तारा हो, और यह तारा धीरे से लिन मिंग की बाईं छाती पर गिर गया। हल्का सा चुभने वाला दर्द हो रहा था, मानो उसे जलती हुई सुइयों से छेदा जा रहा हो, और फिर लिन मिंग की बाईं छाती पर एक रहस्यमयी 6 नुकीला तारा दिखाई दिया। तभी लिन मिंग को केवल काला ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सिर में चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर गया। उसकी थकी हुई आत्मशक्ति के परिणामस्वरूप हड्डियों में दर्द करने वाली तंद्रा आ गई थी। जैसे ही शरीर शिलालेख प्रतीक अंततः पूरा हुआ, लिन मिंग लगभग तुरंत गहरी नींद में सो गया। इस गहरी नींद में उसने बाहरी दुनिया की सारी धारणा तोड़ दी थी। यह नींद 3 दिन और 3 रात तक चली। भूख की तीव्र अनुभूति ने आखिरकार लिन मिंग को जगा दिया। घुटनों के बल रेंगते हुए वह लड़खड़ाकर इधर उधर हो गया। उसे केवल तेज सिर दर्द महसूस हुआ। यह दर्द आत्मिक बल के अत्यधिक उपभोग के बाद उत्पन्न हुआ था। उसने खाने के लिए लापरवाही से अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ भोजन निकाला। जमीन पर बैठते समय उसकी अभिव्यक्ति सुस्त थी। वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा और फिर अंत में धीरे से बुदबुदाया, यह कैसे? याद करने की कोशिश करते हुए उसे शरीर शिलालेख प्रतीक को चित्रित करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से याद आई। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी बाईं छाती का पता लगाया। मूल रूप से चिकनी त्वचा पर कुछ असमान रेखाएं थीं। उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी बाईं छाती पर 6 नुकीले तारों का एक रहस्यमय निशान था। यह मैजिक क्यूब से निकले निशान के साथ मिलकर एक हो गया था।